हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महांती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा ये रहेगा ओआर रूफ सीलिंग के ऊपर। तो ओआर रूफ सीलिंग को कैसे बनाया जाता है, कौन सा मटेरियल से बनाया जाता है और उसका मेकिंग डिजाइन क्या है और इसका SWL कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो मेरा चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो मैं सेफ्टी रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं तो वो आसानी से आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ओआर रूफ सीलिंग जो है ये एक्चुअली एक स्पेशल मेटल से बनता है जिसका नाम रहता है नॉन एलॉय कार्बन स्टील। तो नॉन एलॉय कार्बन स्टील क्या होता है ना, ये एक मटेरियल होता है जो स्टील होता है जिसका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है और फ्लेक्सिबल अच्छा रहता है। तो जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.4 से लेकर 0.95% तक रहता है। तो ये जो मटेरियल कंपोजिशन है इससे बनाया जाता है आपका ओआर, जिससे ओआर रूफ सीलिंग बनता है। तो अभी ये ओआर रूफ सीलिंग को कैसे मेकिंग किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ओआर रूफ सीलिंग को बनाने के लिए पहले स्ट्रैंड को बनाया जाता है। तो ये स्ट्रैंड क्या होता है ना, कई सारा ओआर को मिला के एक रोप बनाया जाता है, उसको बताया जाता है स्ट्रैंड। तो स्ट्रैंड में कितना कितना ओआर दे के हम लोग को बनाते हैं, तो स्ट्रैंड में कई सारा हमारा ओआर लगता है। कुछ कुछ स्ट्रैंड बनता है जिसमें 19 ओआर रहता है, कुछ कुछ स्ट्रैंड बनता है जिसमें आपका 27 ओआर रहता है, कुछ कुछ स्ट्रैंड बनता है जिसमें 25 ओआर रहता है और कुछ स्ट्रैंड बनता है जिसमें 30 ओआर रहता है और कुछ स्ट्रैंड में भी 42 तक हम लोग को ओआर रख के एक स्ट्रैंड को बनाते हैं। तो ये स्ट्रैंड जो बनता है एक्चुअली स्ट्रैंड दो प्रकार का बनता है, एक राउंड शेप में बनता है और एक बनता है फ्लैटेंड शेप में। तो फ्लैटेंड शेप में जो बोलते हैं उसको फ्लैटेंड स्ट्रैंड बोलते हैं और जिसको राउंड शेप में बनाया जाता है उसको राउंड स्ट्रैंड बनाया जाता है बोला जाता है। तो राउंड स्ट्रैंड हो या फ्लैटेंड स्ट्रैंड हो, ये दोनों से ही सीलिंग का मेकिंग होता है। और सीलिंग मेकिंग के लिए क्या चाहिए ना, आपको कोर चाहिए, जो कोर सीलिंग का सेंटर में रहता है और उसके ऊपर स्ट्रैंड को लैपिंग किया जाता है। तो ये कोर जो होता है, कोर जेन्युइन आपका फाइबर का रहेगा, नहीं तो आपका स्टील मटेरियल का भी रहता है, यानी आपका स्टील मटेरियल का भी रहता है। तो फाइबर कोर हो सकता है या स्टील कोर भी आपका हो सकता है। और कोर के ऊपर ये सारे स्ट्रैंड को आपका लैपिंग करके सीलिंग को बनाया जाता है। तो ये कोर के ऊपर कितना स्ट्रैंड रहता है, तो मैक्सिमम सीलिंग में जो है आपको मिलेगा 6 स्ट्रैंड मिलेगा और कुछ कुछ सीलिंग में आपको 8 स्ट्रैंड तक भी मिल सकता है। तो सीलिंग का मेकिंग होता है क्या ना, कुछ कुछ जगह पे आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगा 6x19। 6x19 मतलब 6 स्ट्रैंड में ये सीलिंग को बनाया गया है और एक स्ट्रैंड में 19 ओआर है। तो ये सीलिंग का जो है स्पेसिफिकेशन है। तो सीलिंग को ऐसे ही बनाया जाता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये जो उसमें जो मटेरियल होता है, कुछ उस मटेरियल में भी कुछ गाल्वानाइज कोटिंग भी होता है और कुछ नॉन गाल्वानाइज कोटिंग का भी रहता है और स्टेनलेस स्टील का भी ओआर रूफ सीलिंग बनाया जाता है। तो इसका जो SWL कैपेसिटी है, यानी इसका जो सेफ वर्किंग लोड है, ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो इसका SWL जो है एक्चुअली इसका जो डाया है, यानी आपका D मतलब इसका डाया, तो आपका 8D² एक फार्मूला है जो एक थंब रूल माना जाता है और इसको 8D² होने से आपका उसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा उस सीलिंग का आपका SWL। तो ये एक थंब रूल से कैलकुलेशन किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स में जाना है, तो अगर पक्का इसका सेफ वर्किंग लोड कितना पता चलना है तो आप इसका जा सकते हैं। आपका जो थर्ड पार्टी यानी जो TPI सर्टिफिकेट रहता है उसमें क्लियरली जो थर्ड पार्टी पर्सन रहता है वो मेंशन करता है कि इस सीलिंग का
SWL कितना है, तो उससे भी आप रेफर करके इसका SWL को पता लगा सकते हैं। और देन आपको क्या पता लगाना है, आपको मैन्युफैक्चर का एक्चुअली जो TPI सर्टिफिकेट, जब TPI पर्सन आता है उसका लोड टेस्ट करता है तो वो कुछ चीज़ के ऊपर ध्यान देता है, जैसे कि उस सीलिंग का मैन्युफैक्चर कौन है और उस सीलिंग का जो मेकिंग हुआ है उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उस मटेरियल का कंपोजिशन क्या है, तो उसके ऊपर भी TPI पर्सन ध्यान दे के ये सीलिंग का जो लोड बेरिंग यानी जो SWL है उसको कैलकुलेशन करके वो लोग फिक्स करते हैं। तो एक्चुअली अभी ज़्यादातर आप लोग को एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे कि अभी वो लोग 1 इंच सीलिंग यानी 1 इंच सीलिंग मतलब उसको अगर हम लोग mm में कैलकुलेशन करेंगे तो 25.4 mm, 1 इंच सीलिंग का इंच मतलब 1 इंच आपका 25.4 mm होता है। तो अगर उसका हम लोग कैपेसिटी देखेंगे TPI सर्टिफिकेट में देखेंगे तो 5 मेट्रिक टन तक अभी SWL उसका थर्ड पार्टी देते हैं। तो 5 मेट्रिक टन अगर उसका SWL देते हैं तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, जो 8D² आपको जो मैं बताया 8D² के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा उसको तो उसमें आपका ये 5.1 मेट्रिक टन तक आ जाएगा आराम से। तो इसमें पहले क्या होता था ना, पहले बहुत सारा आदमी इसको इंच में कैलकुलेशन करते थे, जैसे कि 80 इंटू 1 इंच सीलिंग है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हुआ तो 8 इंटू 1 स्क्वायर हो गया 1, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 यानी 1 मेट्रिक टन सीलिंग का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसको 8 टन बोल के वो लोग मानते थे। लेकिन TPI सर्टिफिकेट में ये क्लियर मेंशन रहता है इसका 5 मेट्रिक टन। तो अभी इसको अगर हम लोग mm में कैलकुलेशन करेंगे यानी 25 का स्क्वायर करेंगे उसको 8 के साथ गुना करेंगे तो उसमें आपका 5.1 मेट्रिक टन आपका उसका SWL आएगा। तो इस मेथड से ये एक्चुअली एक थंब रूल है और ये थंब रूल के हिसाब से भी बहुत सारा चीज़ कैलकुलेशन होता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि जो भी लिफ्टिंग टैकल्स को आप लोग को यूज़ कीजिएगा उस लिफ्टिंग टैकल्स का TPI टेस्ट यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना जरूरी है। और थर्ड पार्टी के द्वारा जो उसका SWL धार्य किया गया है उसको उसके ऊपर टैगिंग करना है, नहीं तो पंचिंग करना है, नहीं तो कुछ भी करना है आपको। यानी हर लिफ्टिंग आप जो टैकल्स रहता है उसमें उसका SWL जो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और सेकंड चीज़ उसका जो ID नंबर है यानी वो लिफ्टिंग टूल्स का टैकल्स का जो ID नंबर है वो भी उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए लिफ्टिंग टूल्स के ऊपर। तो इस चीज़ से भी आपको पता चल जाएगा कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट अगर लिफ्टिंग टैकल्स अगर आप लोग चूज़ करते हैं तो पहले आप लोग उसका देखिए कि उसका ID नंबर उसमें लिखा हुआ है या नहीं है और उसमें आपका जो SWL है वो लिखा हुआ है या नहीं। अगर ऐसा कुछ कंडीशन में आपको लिफ्टिंग टूल्स टैकल मिलता है तो उसको यूज़ करना सख्त मना है। और सेकंड चीज़ और तो एक चीज़ हो गया कि कुछ इंडस्ट्री में कलर कोडिंग सिस्टम भी फॉलो करते हैं। तो ये जो कलर कोडिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो इसमें एक बढ़िया चीज़ रहता है कि कलर कोडिंग हर 3 मंथ में चेंज होता है यानी क्वार्टरली चेंज होता है। तो उससे एक चीज़ पता चल जाता है कि अगर कलर कोडिंग जिस समय किया जाता है तो उस समय उसका TPI सर्टिफिकेट को देखा जाता है, उसका ID मार्क देखा जाता है, उसका SWL उसके ऊपर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है वो भी देखा जाता है। और उस सीलिंग को बढ़िया से यानी टैकल्स को टूल्स टैकल को बढ़िया से इंस्पेक्शन करके देन उसके ऊपर जो क्वार्टरली का जो कलर होता है उसको उसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो इससे क्या होता है ना, इससे ये चीज़ क्लियर पता चलता है कि आपका जो टूल्स टैकल है वो इंस्पेक्टेड है और उसका कंडीशन जो है अच्छा है, तभी जाकर उसके ऊपर कलर कोड चढ़ाया जाता है। और कोई भी आदमी इजीली इसको देख के पहचान कर सकता है कि कौन सा टूल्स टैकल को उसको यूज़ करना है, कौन सा टूल्स टैकल को उसको यूज नहीं करना है। तो इससे भी आराम से पता चल सकता है। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, जिस सिस्टम को अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप आसानी से लिफ्टिंग टूल्स टैकल फेल्यूर होने से खुद को बचा सकते हैं, यानी फेल्यूर होने से जो इंसिडेंट होता है उससे खुद को बचा सकते हैं। तो मेरे को ये चीज़ लगता है कि ये अभी जो आपको मैं बताया इससे आपका वायर रोप सीलिंग के ऊपर बहुत सारा चीज़ के ऊपर जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा।
और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा वायर रोप सीलिंग को हम लोग रिजेक्टेड करेंगे और उसका क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार।